दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपका कोई बिजनेस है और अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं केडीबी लाइव के माध्यम से, विज्ञापन देना चाहते हैं केडीबी लाइव में, तो आप आराम से दे सकते हैं। जी हाँ, आपको नीचे में जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर कॉल करें और अपने बिजनेस को फैलाएं पूरे बिहार में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में पंचायत उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक 1 फरवरी 2023 को पंचायत उपचुनाव के विभिन्न पदों के लिए वोटिंग होगी, जबकि 3 फरवरी को मतों की गिनती की जाएगी। 10 जनवरी 2023 को पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। वहीं 11 जनवरी से 18 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 23 जनवरी तक प्रत्याशी चुनाव से अपना नाम वापस ले सकेंगे। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार में ठंड की एंट्री हो चुकी है, लेकिन पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवा के कारण ठंड और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। जब बिहार के सभी जिलों में पछुआ के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है। हवा की गति 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसके कारण लोग सुबह और शाम में ठंड महसूस कर रहे हैं, ताकि दिन का पारा सामान्य है। जब मौसम विज्ञान केंद्र पटना के माने तो 3 से 4 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री और कम हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण ठंडी हवा बिहार तक पहुंचेगी, जिसके बाद ठिठुरन भी बढ़ेगी। आपको बता दूं कि बिहार के 11 जिलों के न्यूनतम पारा में आंशिक बढ़ोतरी हुई है, इसमें राजधानी पटना भी शामिल है। वहीं 11 जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों बिहार में हर वक्त राजनीति काफी तेज रहती है। बीजेपी और आरजेडी में जुमानी जंग हमेशा लगातार जारी रहता है, एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं। इसी बीच राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने शिक्षक बहाली पर भाजपा पर हमला बोला है। जब उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के बयान को बेशर्मी की प्रकाष्ठा बताते हुए कहा कि शिक्षक बहाली और बेरोजगारी पर भाजपा के किसी नेता को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा के गलत नीतियों के कारण ही देश में बेरोजगारी आज सबसे गंभीर सवाल बन गया है। राज्य में लगभग 15 वर्षों तक भाजपा सरकार में शामिल रही है और वित्त विभाग भाजपा के जिम्मे रहा है, फिर भी वर्षों से बिहार में शिक्षक बहाली नहीं हो रही थी। इसके लिए केवल और केवल भाजपा जिम्मेदार है। एनडीए सरकार में शामिल होने के बावजूद भाजपा द्वारा शिक्षक बहाली में केवल अवरोध पैदा किया जा रहा है। आपको बता दूं कि बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अगर सरकार 13 दिसंबर से पहले शुरू नहीं करती है तो फिर मजबूत विपक्ष के नाते भाजपा सदन नहीं चलने देगी। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के लोग अब सीएनजी एसी बसों में सफर कर सकेंगे। जब बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने 25 नए सीएनजी एसी बसों की खरीद की है। अभी इन बसों के पंजीयन और फिर परमिट की प्रक्रिया चल रही है। जनवरी तक इन बसों के परिचालन की उम्मीद की जा रही है। इन सीएनजी एसी बसों में कुल 32 सीटें होंगी और 65% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। महिला यात्री नहीं होने की स्थिति में इन सीटों पर पुरुष बैठेंगे। जी हाँ, इन नए सीएनजी एसी बसों को चलाने के साथ साथ परिवहन विभाग नए रूटों पर भी बसों के परिचालन की योजना तैयार कर रहा है। खास करके जेपी सेतु होकर के सोनपुर और हाजीपुर के लिए पटना से बस ले जाने वाले नए रूटों पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हालात तो देखे होंगे, लेकिन इस बीच अंधेरे में एक छोटी सी चिराग वाली खबर सामने आई है जो आपको भी शेयर कर रहे हैं। आप लोग स्कूल में पढ़ाई करते हुए कई तरीके से देखे होंगे कि शिक्षक अलग अलग तरह की पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को, लेकिन अभी हम आपको एक ऐसे शिक्षक के बारे में बताने जा रहे हैं जो डांस करते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं। जी हाँ, ये शिक्षक कहीं और का नहीं बल्कि बिहार के बांका जिला का है। जब बिहार के बांका जिला के कटोरिया प्रखंड की एक विद्यालय की शिक्षिका का बच्चों को नृत्य संगीत के माध्यम से पढ़ाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये जिले सहित राज्य भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में विद्यालय की शिक्षिका नृत्य कर रही है, यानी कि डांस कर रही है। इसमें विद्यालय के बच्चे भी झूमते हुए साथ दे रहे हैं। वायरल वीडियो में नृत्य कर रहे बच्चों को शिक्षा देने वाली शिक्षिका का नाम खुशबू है। विद्यालय में शिक्षिका द्वारा इस तरह से बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षा देने की तारीफ शिक्षा मंत्रालय के ओएसडी संजय कुमार ने भी की है। यही नहीं, ऐसी गतिविधि आधारित शिक्षा की वजह से विद्यालय के माहौल में बदलाव आने के साथ ही बच्चों
बच्चों में विद्यालय जाने की इच्छा भी प्रबल हो रही है। आपको बता दूं कि शिक्षिका खुशबू कुमारी द्वारा विद्यालय के बच्चों के बीच हंसते हंसाते खेलकूद और डांस संगीत के माध्यम से पढ़ाने का जो जज्बा दिखाया जा रहा है, इससे पूरे प्रखंड एवं जिले के शिक्षकों में भी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। दरअसल सरकारी विद्यालय में बच्चों के ठहराव सुनिश्चित कराने और फिर सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आसान और सहज एवं मनोरंजक बनाने के लिए इस तरीके का प्रशिक्षण दिया गया है। यह बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा बीते अगस्त सितंबर में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल चहक के तहत राज्य भर के यानी कि पूरे बिहार के सभी BRC केंद्रों पर प्रखंड स्तरीय 5 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य भर के सभी प्राथमिक और फिर मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापकों को एवं विद्यालय द्वारा नामित नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षक परेशान हैं। वजह यह है कि उन्हें मिड डे मील में बच्चों को अंडा खिलाना है। जब सरकार एक बच्चे को अंडा खिलाने के लिए 5 रुपए दे रही है, लेकिन असल में बाजार में इस रेट पर अंडा मिल ही नहीं रहा है। जब ठंड का मौसम शुरू होते ही अंडे की कीमत और बढ़ गई है। अभी अंडा 7 से 8 रुपए पीस बिकने लगा है, लेकिन बिहार सरकार शिक्षकों को मात्र 5 रुपए दे रही है अंडा खरीदने के लिए। ऐसे कैसे हो सकता है? सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत हफ्ते में 1 दिन अंडा देना होता है। बच्चे अंडे की मांग कर रहे हैं। हफ्ते के अन्य दिनों में स्कूल में कुछ कम बच्चे भी पहुंचते हैं, लेकिन अंडे वाले दिन स्कूल में बच्चों की भीड़ भी बढ़ जाती है। ऐसे में शिक्षकों के सामने चुनौती खड़ी हो जाती है। शिक्षकों के साथ अंडा बड़ी परेशानी बन रहा है। वे बच्चों को अंडा देने से मना नहीं कर सकते हैं। जब ग्रामीण इलाकों में तो कई बार इसको लेकर के अप्रिय स्थिति भी बन जाती है। लोग कहासुनी और फिर मारपीट तक उतारू हो जाते हैं। बिहार के कई शिक्षक संगठन इन्हीं समस्याओं को देखते हुए उन्हें MDM की जिम्मेदारी से मुक्त करने तक की मांग कर चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार के युवाओं में एक उम्मीद जगी है। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में ही 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी। जब वहीं डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अब तो केंद्र सरकार भी बिहार सरकार को देख करके नियुक्ति पत्र बांट रही है। इसके अलावा भी केंद्र सरकार बिहार की कई कामों को केंद्र में लागू कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में रोजगार को लेकर के सरकार सक्रिय है। सरकारी नौकरी के अलावा भी बिहार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की कोशिश की जा रही है। वहीं नियुक्ति पत्र वितरण पर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। अब उसे देख करके केंद्र सरकार भी नियुक्ति पत्र बांट रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। आगे डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने कहा कि नियुक्ति पत्र ही नहीं, सिर्फ इसके अलावा भी केंद्र ने प्रशासनिक सहित कई चीजों को बिहार से अपना रही है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोग तो आंकड़ों के साथ नियुक्ति पत्र निकाले हैं, लेकिन केंद्र सरकार आंकड़ा बताएं कि वे कितने पदों पर नियुक्ति पत्र निकाली है। बिहार में 12 करोड़ लगभग जनसंख्या है। इसके आधार पर 10 लाख नियुक्ति और फिर रोजगार सृजन करने की बात कही जा रही है। इस आधार पर केंद्र की भी नियुक्ति पत्र निकाले। दोस्तों आयकर विभाग ने बिहार में सोने चांदी के कारोबारियों से 100 करोड़ रुपए की अधिक छापेमारी करके निकाला है। जी हां, आयकर विभाग ने हाल ही में रियल एस्टेट और फिर हीरे के आभूषणों का कारोबार करने वाले बिहार के कुछ कारोबारी समूह पर छापेमारी के बाद 100 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब संपत्ति का पता लगाया है। जी हां, CBDT ने ये जानकारी दी है और बताया है कि ये छापेमारी 17 नवंबर को बिहार में पटना, भागलपुर और डेहरी ऑन सोन और फिर लखनऊ, दिल्ली के कारोबारियों के इन समूह के लगभग 30 परिसरों में की गई थी। CBDT के अनुसार छापेमारी के दौरान 5 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी और फिर आभूषण जब्त किए गए और 14 बैंक लॉकर सील कर दिए गए। CBDT ने व्यापारिक समूह का नाम बताए बिना अपने दिए गए बयान में कहा है कि सोने और फिर हीरे के आभूषणों का कारोबार करने वाले एक समूह के मामले में दस्तावेजों और फिर अन्य सामग्री की जांच से पता चलता है कि उससे अपनी बेहिसाब आय को छुपाने के लिए आभूषणों को नकद के रूप में खरीदा है। दोस्तों अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो फिर यह खबर आपके लिए है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में सफर करने के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया है। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप बदले हुए नियमों के बारे में अपडेट रहें और जानकारी हासिल करें। यह नए नियम खास तौर पर रात में सफर करने वाले यात्रियों पर लागू होंगे। रेलवे बोर्ड को यात्रियों से कुछ लोगों द्वारा रात में मोबाइल पर तेज आवाज में बात करने या फिर संगीत सुनने की शिकायत मिलने के बाद ये कदम उठाया है। इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने निर्णय लिया है कि आपकी रात्रि यात्रा के दौरान रात
रात 10 बजे के बाद किसी भी यात्री को मोबाइल पर तेज आवाज में बात करने की अनुमति नहीं होगी और न ही वह तेज आवाज में संगीत सुन सकेंगे। यात्रियों की शिकायत मिलने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी यदि ट्रेन में सो रहे यात्रियों को कोई परेशानी होती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी रेल प्रशासन की होगी। जी हां, तेज आवाज की शिकायत के अलावा लोग रात में लाइट जलने की भी शिकायत करते हैं। नए नियम के मुताबिक रात के सफर में रात वाली लाइट को छोड़ करके सभी लाइटें बंद करनी होगी। जब ऐसी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं रात में चेकिंग स्टाफ, आरपीएफ, इलेक्ट्रीशियन, कैटरिंग स्टाफ और मेंटेनेंस स्टाफ शांति से काम करेगा। दोस्तों, बिहार में बेरोजगारी के बीच रोजगार के नाम पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जनता की ओर से हर साल 2 करोड़ सालाना रोजगार के सवाल पर बचने के लिए बीजेपी नेता उल जलूल की बातें कर रहे हैं। जहां तक बिहार में रोजगार का सवाल है, सरकार लगातार लोगों को रोजगार दे रही है। 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा नहीं हुआ तो फिर बिहार पार्टी में विधानसभा का सत्र नहीं चलने देगी के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने यह बातें कही है। दोस्तों, कुरनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के प्रचार अभियान अब तेज हो चुका है। नाम वापसी की सीमा समय खत्म होने के बाद अब कुरनी के चुनावी मैदान में कुल 13 उम्मीदवार बचे हैं। 13 में से 4 उम्मीदवार चर्चा के केंद्र में हैं। जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा, बीजेपी के केदार गुप्ता, वीआईपी के नीलाभ कुमार और एआईएमआईएम के मोहम्मद गुलाम मुर्तजा पर सबकी नजर टिकी हुई है। जब कुरनी सीट पर पहले आरजेडी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन इस बार ये सीट जेडीयू के पाले में चली गई है। लेकिन महागठबंधन हर हाल में इस सीट पर फिर से कब्जा जमाना चाहता है। यही वजह है कि कुरनी उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के एक साथ चुनावी सभा करने जा रहे हैं। 2 दिसंबर को कुरनी में नीतीश और फिर तेजस्वी यादव साथ में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी की बड़ी कीमतों को देखते हुए लोग महंगी ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जब बिहार में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इसको चार्ज करने पर होने वाले खर्च पेट्रोल डीजल के मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक चार्ज करना महंगा हो जाएगा। जिस तरीके से शहरों में इलेक्ट्रिक गाड़ी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ी है, उसे ध्यान में रखते हुए बिजली कंपनी अब शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए चार्जिंग स्टेशन शुरू करने की तैयारी में है। बिजली कंपनी के सीएमडी संजीव हंस ने इस बारे में पूछे जाने पर बताया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज किए जाने को लेकर के किस तरीके का टैरिफ लगेगा, इसे भी बिजली कंपनी ने तय कर दिया है। इलेक्ट्रिक गाड़ी का चार्जिंग शुल्क बिजली की जो वाणिज्य दर है, उस आधार पर प्रति यूनिट के हिसाब से तय होगी। जब वर्तमान में बिहार में सार्वजनिक रूप से एक भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नहीं है। फिलहाल निजी स्तर पर अपने इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने घर में इस्तेमाल होने वाले घरेलू बिजली कनेक्शन से ही इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज कर लेते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी भाजपा 26 नवंबर को संविधान दिवस पर पटना में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें ईबीसी, दलितों, आदिवासियों और पसमानंदा मुसलमानों के प्रतिभागियों को अपने बकाया की मांग के लिए एक समूह के रूप में काम करने के लिए तैयार करने की रणनीति बनाई है। दरअसल जदयू से अलग होने के बाद सियासी संतुलन गड़बड़ाने के बाद से ही बीजेपी इस झटके से उबरने की कोशिश में जुटी हुई है और इसी कड़ी में बीजेपी की नज़र पसमानंदा मुस्लिमों पर है, जिनकी आबादी मुस्लिमों में लगभग 80% के आसपास है और इन पर ही बीजेपी की नज़र टिकी हुई है। ये समुदाय अभी तक महागठबंधन का वोट बैंक माना जाता है। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय पासवान इस आयोजन के कर्ता धर्ता है। ये बताते हैं कि पिछले कई साल से पसमानंदा मुस्लिमों को विकास के महरूम रखा गया है, जबकि उनके वोट बैंक को अपने पाले में करके कभी कांग्रेस तो कभी राजद, जदयू ने बिहार में सरकार बनाई है। लेकिन जब इनका हक देने की बारी आती है तो फिर राजनीतिक दल कन्नी काट लेते हैं। किसी भी सरकार ने अभी तक पसमानंदा मुस्लिमों के विकास के लिए कोई भी ठोस रणनीति नहीं बनाई है, जिसकी वजह से आज भी ये तबका विकास से कोसों दूर है। बीजेपी का मानना है कि अभी तक इनका समर्थन उसे नहीं मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इन्हें अपने नज़दीक लाना चाहते हैं, इन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं। इनके मन में जो बीजेपी को लेकर के राजनीतिक दलों ने जो धारणा बना करके रखी है, उसे संवाद के जरिए दूर करना चाहते हैं। इसीलिए संविधान दिवस के दिन एक बड़ा आयोजन करके इनसे बात करने का बड़ा प्रयास है, ताकि उनकी समस्या जान सके और उसे दूर कर सके। यही नहीं, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कहते हैं कि पसमानंदा मुस्लिम की बड़ी आबादी धर्मांतरण करके मुस्लिम बने हैं, जो पहले हिंदू थे। इस वजह से भी हमें उम्मीद है कि वे हमारी बातों को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि बीजेपी के इस कदम पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। महागठबंधन की पार्टियों ने बीजेपी पर आयोजन के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया है और हमला बोला है।
तो दोस्तों बात करते हैं कि छपरा में प्रेम प्रसंग का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी। घटना मरोड़ा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर की है, जब महिला ने अपने पहले प्रेमी को छोड़ करके दूसरे बॉयफ्रेंड से प्रेम विवाह किया था। लेकिन शादी के महज 2 महीने के बाद महिला पहले प्रेमी के संपर्क में आ गई। जब पहला प्रेमी जब अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा तो फिर ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथ धर दबोचा और पति की सहमति से दोनों की शादी करा दी गई। यह शादी के बाद पहले पति ने खुशी खुशी महिला को उसके प्रेमी से पति बने शख्स के साथ विदा कर दिया। दरअसल मरोड़ा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी 22 वर्षीय विश्वजीत भगत को पटना के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के चंपापुर की रहने वाली आरती कुमारी से प्यार हो गया था और धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ा और फिर दोनों ने बीते अक्टूबर महीने में शादी रचा ली। शादी के बाद आरती पटना में से मिर्जापुर में स्थित अपने पति विश्वजीत के घर पर आकर के पिछले 2 महीने से रह रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच आरती की शादी की जानकारी उसके पहले प्रेमी को हुई, जिसके बाद मोकामा के ब्रह्मपुर निवासी आरती का पहला प्रेमी 24 वर्षीय अभिराज बेचैन हो गया और अपने महबूबा आरती की मां से उसका पता और फिर संपर्क नंबर हासिल करके फोन पर आरती से बात की और उसकी सहमति पर आरती से मिलने रविवार की रात मरोड़ा मिर्जापुर पहुंचा, जहां दोनों रंगे हाथ पकड़े गए और दोनों को शादी करा दी गई। पति भी उसके साथ दिया। और दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि नवंबर के आखिरी में वह सिंगापुर जाएंगे, जहां उनके पिता लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट होनी है। ये बात तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कही है। जी आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव को किडनी उन्हें उनकी बेटी रोहिणी आचार्य डोनेट करने वाली है। इसके लिए लालू प्रसाद यादव जल्द ही सिंगापुर रवाना हो सकते हैं। अभी लालू की बेटी मीसा भारती दिल्ली आवास पर है। लालू प्रसाद यादव डायबिटीज, रक्तचाप और गुर्दे की समस्याओं समेत कई बीमारियों से पीड़ित हैं। ऑपरेशन से पहले उनके जरूरी टेस्ट किए जाएंगे और फिर दिसंबर के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में उनका ऑपरेशन संभव होगा। सिंगापुर में रहने वाली लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य उन्हें अपनी एक किडनी डोनेट करेगी। रोहिणी ने 11 नवंबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया था कि वह अपनी एक किडनी पिता लालू प्रसाद यादव को देंगे। एक लंबे पोस्ट में रोहिणी ने लिखा था कि वह अपने पिता को केवल मांस का एक छोटा सा टुकड़ा दे रहे हैं। इस पोस्ट में रोहिणी ने लिखा है कि मैं पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कृपया प्रार्थना करें कि सब कुछ ठीक हो जाए और पापा एक बार फिर से आपकी सेवा आवाज उठाएं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज में ससुराल आए युवक की पत्नी के परिवार वालों ने पीट पीट करके हत्या कर दी। मृतक के भाई का आरोप है कि उसकी भाभी का किसी और से अफेयर था, जब मना करने के बाद भी फोन पर प्रेमी से बात किया करती थी। इसको लेकर ही पति और फिर पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद घर वालों में उसके भाई मंजीत की पीट पीट करके जान ले ली गई। दोस्तों अगर आप रेल से सफर कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि अब सफर के दौरान आपको आपकी इच्छा के मुताबिक मनपसंद लोकल खाद्य पदार्थ और क्षेत्रीय व्यंजन परोसे जाएंगे, यानी कि आपका मनपसंद खाना आपको दिया जाएगा। भारतीय रेलवे ने इसके लिए अपनी सब्सिडियरी कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC को निर्देश दिया है। इसके तहत रेल मंत्रालय ने IRCTC को मेन्यू में जरूरी बदलाव करने की छूट दी है, ताकि यात्रियों को क्षेत्रीय व्यंजनों और फिर प्राथमिकताओं के आधार पर त्योहारों के दौरान उनकी मनपसंद के अनुसार भोजन मिलेगा। इसके अलावा रेलवे ने ट्रेनों में बुजुर्गों और फिर बच्चों के लिए विशेष भोजन परोसने की बात कही है। इतना ही नहीं, मधुमेह मरीजों के लिए यानी कि शुगर वाले मरीजों के लिए शुगर फ्री भोजन, बच्चों के लिए शिशु आहार, बाजरा आधारित स्थानीय प्रोडक्ट सहित हेल्दी फूड को शामिल किया जाएगा, ताकि यात्रियों को हेल्दी खाना मिल सके। इस नई सुविधा के तहत जिन प्रीपेड ट्रेनों में कैटरिंग चार्ज यात्री इस किराए में शामिल है, उनके लिए मेन्यू का निर्धारण IRCTC द्वारा पहले से नोटिफाइड टैरिफ के भीतर किया जाएगा। दोस्तों हम सभी के घर में रसोई गैस कनेक्शन है। हम सभी लोग घर में इसका उपयोग खाना बनाने के लिए करते हैं। गैस में खाना बनाते समय सावधानी जरूरी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर सावधानी नहीं हुई तो फिर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सरकार सिलेंडर पर 40 लाख रुपए का बीमा कवर देती है, इसलिए अभी हम आपको इसके विषय के बारे में बताएंगे। जी हाँ, LPG रसोई गैस का कनेक्शन लेते समय पेट्रोलियम कंपनियां ग्राहकों को पर्सनल एक्सीडेंट बीमा उपलब्ध कराती है। 40 लाख रुपए का बीमा कवर सिलेंडर के ब्लास्ट और फिर लीकेज पर होता है। अगर ऐसा कोई भी हादसा हो जाता है तो फिर ग्राहक को आर्थिक मदद मिलती है। भारतीय तेल कंपनियां यानी कि HPC, इंडियन ऑयल और BPC यानी कि LPG ऐसी किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए बीमा कवर लेती है, जब बीमा कवर में संपत्ति के नुकसान के लिए थर्ड पार्टी कवर में शामिल है। इसके अलावा तेल कंपनियां पूरी कंपनी के लिए भी बीमा लेती है। बीमा योजनाएं व्यक्तिगत उपभोक्ता के नाम पर नहीं ली जाती है।
यही कारण है कि ग्राहकों को इसका कोई प्रीमियम नहीं देना होता है। एलपीजी के ग्राहक अपनी एलपीजी बीमा पॉलिसी के तहत बीमा का दावा कर सकते हैं। इस बीमा पॉलिसी में गैस सिलेंडर फटने पर लगने वाले चोटों समेत अन्य हानियों के लिए बीमा कवर होता है। एलपीजी के कारण किसी भी दुर्घटना के लिए ग्राहक 40 लाख रुपए तक के बीमा कवरेज का दावा कर सकते हैं। तो दोस्तों, पपीते का फल स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इसे लोग चमत्कारी फल भी कहते हैं क्योंकि इसके सेवन से कई रोगों का खात्मा होता है। जहाँ इसके औषधीय गुणों और फिर बाजार में बढ़ती डिमांड को लेकर के कई राज्यों के किसान इसकी खेती कर रहे हैं। जब भारत के बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मिजोरम जैसे कई राज्यों में पपीते की खेती की जाती है। जो राज्य सरकारें भी पपीते की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने पपीते की खेती के लिए 75% अनुदान देने की घोषणा की है। जी हां, बिहार सरकार एकीकृत बागवानी योजना के तहत पपीते की खेती के लिए 75% सब्सिडी दे रही है। सरकार ने 1 हेक्टेयर में पपीते की खेती के लिए 60,000 रुपए की लागत निर्धारित की है, जिस पर 75% यानी कि 45,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। यह योजना 2 साल की होती है, जिसमें पहले साल 75% और दूसरे साल 25% का अनुदान दिया जाता है। योजना की राशि अलग अलग किस्त में किसानों को भेजी जाती है। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत आंवला, बेर, जामुन, बेल, कटहल, अनार आदि की खेती पर भी 50% अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए राज्य का यानी कि बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो योजना का लाभ लेने के लिए राज्य का यानी कि बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक का किसान होना जरूरी है। यह आवेदक के पास अपनी जमीन भी होनी चाहिए। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप एक किसान हो और साथ ही साथ आपकी अपना खुद का जमीन हो, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऊपर से आप बिहार का अस्थायी निवासी भी होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसानों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, एलपीसी या फिर जमीन गारंटी रसीद, पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, खेती का विवरण, बैंक पासबुक की डिटेल्स जमा करनी होगी। जब वही इन सब के ओरिजिनल दस्तावेज अपने पास रखना होगा। दोस्तों, आप लोगों ने दहेज में कार, बाइक या फिर सोने चांदी नहीं देने पर हत्या करने का मामले के बारे में सुना होगा, लेकिन अभी हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आप भी हैरान रह जाएंगे सुनेंगे तो। दरअसल बात यह है कि दहेज में भैंस नहीं देने पर बहू की हत्या कर दी, जहर देकर के मार डाला। यह मामला कहीं और का नहीं बल्कि बिहार के नालंदा जिले का है। नालंदा जिले के थरथरी थाना इलाके के शेखपुरा डीह गाँव में दहेज में भैंस नहीं देने पर ससुराल वालों ने विवाहिता के खाने में जहर दे दिया, जिससे उसकी जान चली गई। यह जान जाने के बाद जो ससुराल वालों ने उसके शव को घर के बाहर सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गया। मृतका देवी यादव की 25 वर्षीय पत्नी आरती देवी बताई जा रही है। छबीलापुर थाना क्षेत्र के छबीलापुर गांव निवासी आरती के पिता राकेश कुमार ने बताया है कि उसकी पुत्र की शादी साल 2017 में कृष्ण यादव के पुत्र देवा यादव के साथ हुई थी। इसी बीच दोनों से 4 साल का बेटा है और 2 साल की बेटी भी हुई है। जहाँ उनका दामाद दूसरे प्रदेश में रह करके मजदूरी करता है। ससुराल में सास, ससुर, भैंसुर और गोतनी से शादी के बाद से ही छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा करता रहता था। बार बार मायके से भैंस मांगने का दबाव बना रहे थे। इसके लिए अक्सर उसे प्रताड़ित किया जाता था। जब वहीं परिवार वालों ने पुलिस पर भी सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस को हत्या की सूचना देने के बाद भी घटनास्थल पर पहुंचने में 2 घंटे लग गए, जबकि थाने से गांव की दूरी महज 6 किलोमीटर ही है। तो दोस्तों, अब शराब पीकर के गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं है। जी, अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर के गाड़ी चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। जब कोई व्यक्ति अगर शराब पिए हुए रहेगा और वो गाड़ी चलाना चाहेगा तो फिर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। ये ऑटोमेटिक होगा। कैसे? चलिए हम आपको भी बता रहे हैं। दरअसल शराब पीकर के ड्राइविंग करने से सड़क हादसा होता है। अक्सर ऐसे मामले निकल करके सामने आते रहते हैं। सड़क हादसे में सबसे ज्यादा मामला ड्रिंक एंड ड्राइव के ही होते हैं। लेकिन अब धनबाद यानी कि झारखंड के धनबाद के भारत कोकिंग कॉल लिमिटेड कंपनी में कार्यरत 3 इंजीनियरों ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे अगर किसी ने शराब पीकर के गाड़ी चलानी चाहिए तो फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। यह शराबियों को गाड़ी ड्राइव करने से रोकेगी। BCCL के वार्षिक सुरक्षा प्रदर्शनी में इस तकनीक का प्रदर्शन किया गया है। 3 इंजीनियर अजित यादव, सिद्धार्थ सुमन, मनीष बलमुचू ने इस डिवाइस का नाम ह्यूमन स्मार्ट सेफ्टी सिस्टम अगेंस्ट अल्कोहल इन व्हीकल दिया है, जिसके तहत एक देसी डिवाइस डेवलप की गई है। इस डिवाइस को ड्रिंकिंग सीट के सामने लाया जाएगा।
ये डिवाइस ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले व्यक्ति की सांस को सेंसर के जरिए पकड़ लेगी। यदि किसी व्यक्ति ने शराब पी रखी है तो फिर ये डिवाइस गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं होने देगी। यदि गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके ड्राइवर गाड़ी में बैठा है तो फिर इंजन अपने आप बंद हो जाएगा या सायरन बजने लगेगा, जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि ड्राइवर ने शराब पी रखी है। आपको बता दूं कि इस डिवाइस को बनाने वाले तीनों इंजीनियर BCCL में काम करते हैं। उन्होंने बताया है कि कोयला क्षेत्र में ट्रांसपोर्टिंग करने वाली गाड़ियों की दुर्घटनाओं में ज्यादातर मामलों में ड्राइवर के शराब के नशे में होने की बात सामने आई है, जिसे देख करके उन्होंने ये तय किया है कि कोई ऐसी तकनीक विकसित किया जाए जिससे ड्राइवर को शराब पी करके गाड़ी चलाने से रोका जा सके। उन्होंने कंपनी को इस डिवाइस के उपयोग का सुझाव भी दिया। इतना ही नहीं, तीनों इंजीनियर मिलकर के अब ये भी रिसर्च कर रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने शराब का सेवन किया है तो फिर आंखों की रेटिना से ही डिवाइस उन्हें पकड़ लेगी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इस डिवाइस के आने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, लोग हादसों का शिकार नहीं होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्कूल कॉलेज में कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो पूरे साल मौज मस्ती करते हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा का समय आता है तो फिर पढ़ाई करने के बजाय आंसर शीट में उल्टे सीधे चीजें लिख देते हैं। जब वही कॉपी में कुछ स्टूडेंट ऐसी चीजें लिख देते हैं जो बाद में काफी वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें वायरल हो रही है जिसे देखकर के लोग आज भी मजाक बना रहे हैं। जब परीक्षा में जब सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो फिर छात्रों ने अजीबोगरीब चीजें लिख देती है। जहाँ एक स्टूडेंट ने अपने कॉपी में अपनी लव स्टोरी लिख दी है, उसने अपने बड़े बड़े अक्षरों में आई लव माई पूजा लिख दिया है। स्टूडेंट ने कॉपी में शायरी लिखा है कि ये मोहब्बत भी क्या चीज है, न जीने देती है न मरने देती है, ये दुआ करो वो ना मिले तो मैं मर ही जाऊंगा, ये शायरी लिखी है। ऐसे ही कई और शायरियां लिखी है। आखिर में उसने कॉपी में लिखा है कि सर इस लव स्टोरी ने पढ़ाई से दूर कर दिया है, नहीं तो मैंने हाई स्कूल तक खूब पढ़ाई की है। सर इसको लिखने के लिए वेरी वेरी सॉरी। कॉपी चेक करने वाले टीचर ने जैसे ही ये देखा तो फिर इसकी फोटो क्लिक कर ली और फिर कॉपी में लाल पेन से लकीर खींच दिया। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। ऐसे ही एक और तस्वीर कॉपी में वायरल हो रहे हैं जिसमें एक स्टूडेंट ने कॉपी के बीच 100 2-3 नोट रख दिए हैं ताकि उन्हें कुछ आंसर मिल जाए। एक स्टूडेंट ने टीचर को 100 के 3 नोट रखे और फिर टीचर को घूस देने की कोशिश की ताकि वे परीक्षा में पास हो जाए। कॉपी पर लिखी हुई चीजों को पढ़ करके मालूम पड़ रहा है कि ये रासायनिक विज्ञान की परीक्षा है जिसमें छात्रों को लग रहा था कि पास नहीं हो पाएगा और उसने पैसे देकर के टीचर को पास की रिक्वेस्ट की। हालांकि टीचर ने इसकी तस्वीर क्लिक की और फिर अब वायरल हो गया है। परीक्षा के दौरान छात्र ऐसी हरकत करते हैं और फिर वायरल हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि ये कॉपियां यूपी बोर्ड के किसी छात्र द्वारा लिखा गया है जो कुछ साल पुराना है। दोस्तों किशनगंज से भाजपा के विधान परिषद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को विपक्ष की मुख्य सचेतक बनाया गया है। जी हां, बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को अहम जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें संसदीय कार्य के संचालक के लिए विधान परिषद में विपक्ष का मुख्य सचेतक बनाया गया है। जब बिहार विधान परिषद के सभापति ने डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को बिहार विधान परिषद के सभापति ने विपक्ष के मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता भी प्रदान कर दी है। इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दी है। आपको बता दूं कि सीमांचल क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले संजय जायसवाल को ये जिम्मेदारी मिलने के बाद राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। उन्होंने विधान परिषद चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। आपको बता दूं कि बीते दिनों बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल में रैली करके राज्य की यानी कि बिहार के सत्तारूढ़ दलों पर जमकर के निशाना साधा था। जहां उनके कार्यक्रम के आयोजन में दिलीप कुमार जायसवाल भी अहम भूमिका मानी जाती है। दोस्तों अगर आपके घर में बच्चे हैं और अपने बच्चे को आप मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए देते हैं तो ये खबर आपके लिए जो आपको हम अभी बताने जा रहे हैं। जी हाँ, आज के दौर में मोबाइल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। हमारी आदतों का असर धीरे धीरे हमारे बच्चे पर भी पड़ने लगा है। बच्चे स्कूल जाने से पहले ही मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने की आदी हो जाते हैं और घंटों मोबाइल पर गेम्स खेलते रहते हैं। भले ही इस आदत के लिए अभिभावक खुद जिम्मेदार क्यों ना हो, लेकिन इसके नुकसान तो बच्चे को ही झेलनी पड़ती है। जब छोटी आयु में बच्चों को मोबाइल देने से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। आपको बता दूं कि मोबाइल बच्चों को बहलाने का एक बेहतरीन साधन अवश्य हो सकता है, लेकिन बच्चों पर इसके कई दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। जब मोबाइल फोन के नियमित उपयोग के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी शामिल है। अगर आपका बच्चा भी ज्यादातर मोबाइल देखता है तो फिर उसको ट्यूमर होने की संभावना अधिक होती है। जब पाया गया है कि मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से बच्चों को ट्यूमर हो सकता है।
जहाँ साथ ही मोबाइल बच्चों के ब्रेन ट्यूमर के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। मोबाइल के सामने घंटे बिताने से बच्चे अन्य किसी भी काम में रुचि नहीं लेती है। जहाँ साथ ही मोबाइल की वजह से वह दूसरों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करता है। इसकी वजह से बच्चों के मानसिक विकास पर भी बुरा असर पड़ता है। जब मोबाइल के लगातार उपयोग से बच्चे की आदतों में बदलाव आने लगता है, जब बच्चा मोबाइल की वजह से किसी भी काम को करने में ध्यान नहीं देता है, यदि आप उससे मोबाइल ले लेते हैं तो फिर वह रोने लगता है या फिर अपनी बातों को मनाने के लिए जिद करने लगता है। जब मोबाइल के अधिक उपयोग से आपका बच्चा गुस्सैल भी बनने लगता है। मोबाइल के लगातार इस्तेमाल से बच्चे के अंदर गुस्से की आदत पनपने लगती है, जहाँ साथ ही कई बार उसको डिप्रेशन भी होने लगता है। अब आपको बता दें कि आखिर आप अपने बच्चे को मोबाइल से दूर कैसे रखेंगे। तो बात करते हैं कि बच्चे को बाहर ले जाकर के खेलने पर जोर दें। हमेशा उनको घर पर ही खेलने के लिए कहेंगे तो फिर वे बोर हो जाएंगे। जहाँ बच्चे के साथ समय बिताएं, क्योंकि कई बार बच्चा अकेला होने पर मोबाइल देखने लगता है। बच्चे को पेंटिंग, डांसिंग या फिर किसी अन्य एक्टिविटी का हिस्सा बनाएं। बच्चे के रोने पर उसे मोबाइल देने की जगह कोई खिलौना दे दे, लेकिन मोबाइल बिल्कुल भी मत दें। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका सामने आया है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे BSSC की ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन bssc.com पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। जी हाँ, BSSC की ओर से जारी इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 नवंबर 2022 को शुरू हो जाएगी। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 24 दिसंबर 2022 तक का समय दिया गया है। इस वैकेंसी के लिए परीक्षा की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के 2 बच्चे हर्ष और श्रेयस बी चंद्रा ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन यानी कि IASC के तहत 10 क्षुद्र ग्रहों की खोज की है। अब नासा इन क्षुद्र ग्रहों का नामकरण इन बच्चों के नाम पर करेगी और इस पर 2 साल तक रिसर्च किया जाएगा। इसके बाद इन्हें अस्थायी प्रमाण पत्र और फिर स्कॉलरशिप आदि योजनाओं का लाभ मिल सकता है। वहीं इन्हें नासा की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। नासा की ओर से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन एक कैंपेन है जो सिटीजन साइंस प्रोग्राम के तहत आता है। इसमें विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले देश और विदेश के स्टूडेंट, टीचर, PhD होल्डर और फिर अन्य लोग शामिल होते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से अंतरिक्ष में होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर नजर डाली जाती है। क्षुद्र ग्रह किस दिशा में बढ़ रहे हैं, ग्रहों की क्या स्थिति है, अंतरिक्ष में क्या होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखा जाता है। दोस्तों, सिलेंडर वाली रसोई गैस बेहद सुविधाजनक ईंधन है। इसका इस्तेमाल करके खाना बनाना आसान है, लेकिन अगर आप रसोई गैस के इस्तेमाल में लापरवाही बरतते हैं तो ये उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है। अगर आप नियमों की अनदेखी करते हैं तो फिर जान भी गंवानी पड़ सकती है। लिहाजा तेल एवं गैस कंपनियों की गाइडलाइन का पालन जरूरी करना चाहिए। दुर्घटना की स्थिति में बीमा कवर का भी लाभ उपभोक्ताओं को लेना चाहिए। अगर आप अपने घर में LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको किन किन बातों में ध्यान रखना चाहिए, अभी हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि LPG सिलेंडर को सीधा रखना चाहिए। जहाँ सिलेंडर के उपयोग के समय अन्य ज्वलनशील वस्तुओं का उपयोग ना करें। गर्म बर्तन को चिमटे से ही पकड़ें। या गैस चूल्हा सिलेंडर से कम 6 इंच ऊपर रखें। पहले माचिस की तीली जलाएं, फिर गैस ऑन करें। चूल्हे को ऐसी जगह रखें जहां सीधे हवा ना आए। जब भोजन बनाते समय सूती वस्त्र ही यानी कि सूती कपड़ा ही पहने और चूल्हे को छोड़ करके दूसरी जगह ना जाएं। हर 5 साल में सुरक्षा होज जरूर बदले। रिसाव महसूस होने पर यह सभी काम जरूरी है। रेगुलेटर हटा करके सेफ्टी कैंप लगाएं और सिलेंडर को खुले में रखें। LPG वितरक से अथवा 1906 नंबर पर ही संपर्क करें। बिजली के स्विच से किसी तरीके की छेड़छाड़ ना करें। खिड़की दरवाजे पूरी तरीके से खोल दें। जी हाँ, आपके घर में LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो फिर आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, खबर पटना के गोपालपुर थाना के अंतर्गत बेरिया करणपुरा की है, जहां एक किराना दुकान में अचानक आग लग गई। यह आग की लपटें इतनी तेज थी कि किराना दुकान और फिर मकान जलने लगा। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों का कहना है कि गैस लीक होने के कारण आग लगी है। वहां दुकान पर गैस रिफिलिंग का काम होता था। इसी दौरान एक चिंगारी से आग लग गई। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार के CM नीतीश कुमार, डिप्टी CM तेजस्वी यादव लगातार रोजगार के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तमाम विभाग के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित कर रहे हैं। लेकिन रोजगार के मुद्दे पर लगातार राजनीति भी हो रही है।
दरअसल बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार पर भी तंज कसा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार को नियुक्ति पत्र वितरण के तर्ज पर अब केंद्र सरकार भी नियुक्ति पत्रों को बांटने का कार्य कर रही है। ये खुशी की बात है कि सीएम नीतीश कुमार के कामों को देख करके केंद्र सरकार भी कुछ कर रही है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि हमारी सरकार रोजगार को लेकर के अभी भी हर विभाग में काम कर रही है ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बाद भी लोग इसका धंधा करते नजर आते हैं। शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस तत्पर रहती है, जब पर इसमें सफल नहीं हो पाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को अचंभित कर दिया है। शराब माफियाओं में अब बच्चे भी शामिल हो गए हैं। 9 साल के बच्चे को भी इसमें शामिल कर लिया गया है शराब कारोबारी में। जब पुलिस ने बच्चे के स्कूल बैग से 30 पाउच देसी शराब जब्त किया है। मामला बिहार के नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र के बियाबानी गांव की है, जहां 9 साल के लड़के के स्कूल बैग से 30 पाउच देसी शराब पकड़ा गया है। हालांकि ये कार्रवाई पुलिस की गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। शराब का गोरख धंधा करने वाले बच्चे ने बताया है कि वह हर दिन अपने गाँव के पड़ोस वाले गाँव सरैयापर से शराब की खेप लेकर के लोगों तक स्कूल बैग के सहारे पहुंचाता था, जिससे उसकी आमदनी हर दिन करीब 500 से लेकर के 1000 तक होती थी। इसके वेशभूषा उम्र के लिहाज को देखते हुए किसी पुलिस वालों को इस बच्चे पर शक नहीं होता था। यही कारण है कि पिछले कई महीनों से ये अपने कारोबार में माहिर होता चला गया। तो दोस्तों बात करेंगे कि गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जमकर के प्रचार कर रही है। दिसंबर के महीने में मतदान होगा और मतदान के कुछ दिनों बाद ही नतीजे भी आएंगे। उससे पहले सी वोटर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों से सत्ताधारी बीजेपी को झटका लग सकता है। सर्वे में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज रही है। बीजेपी के लिए यह राह उतनी आसान होती नहीं दिख रही है। ओपिनियन पोल में सवाल किया गया है कि दिग्गज नेताओं के टिकट कटने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान। इस सवाल पर चौंकाने वाले जवाब मिले हैं। जब सर्वे में 42% लोगों ने कहा है कि दिग्गज नेताओं के टिकट काटने से बीजेपी को फायदा होगा। 48% लोगों का मानना है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा। वहीं 10% लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि दिग्गज नेताओं के टिकट कटने से चुनाव में बीजेपी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि गुजरात चुनाव में अब सिर्फ एक सप्ताह का वक्त बचा है। 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होने वाला है। वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार में हर दल अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगा हुआ है। बीजेपी की ओर से भी दिग्गज नेताओं की एक पूरी फौज उतार दी गई है। गुजरात चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने में जुटे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने समान नागरिक संहिता का मुद्दा छेड़ दिया। गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर हिंदू एक शादी करता है तो फिर दूसरे धर्मों के लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। देश में समान नागरिक संहिता कानून बनना ही चाहिए। एक व्यक्ति 2-3 शादी कर लेता है, आखिर तुम 2-3 शादी क्यों करोगे? देश में जब हिंदू एक शादी करता है तो फिर बाकी के धर्मों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने रैली में समान नागरिक संहिता का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने देश में समान नागरिक संहिता कानून बनाए जाने की जरूरत होने की बात कही है। आपको बता दूं कि बीजेपी ने उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों ही जगहों पर अपने घोषणा पत्र में भी समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही है, जहां उत्तराखंड चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।